हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करवाए जाते हैं, जिसमें आपको जो दोपहर की 3 बजे क्लास आ रही है इसमें कवर करवाया जाएगा आपको झारखंड जेट सोशियोलॉजी का सिलेबस को। और ये जो सिलेबस है ये आपका यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो जो भी स्टूडेंट्स जेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका नेट का भी प्रिपरेशन साथ साथ ही होगा। और रात के 8 बजे जो क्लास आती है उसमें हम लोग कवर करते हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ का सिलेबस को। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को जेट का एग्ज़ाम देना है या नहीं, आप लोग जेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि नहीं, वो ज़रूर कमेंट बताइए। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ तो फिर मैं ये क्लास को कंटिन्यू रखूँगी, और अदरवाइज़ हम लोग के रात के ही क्लास आएंगे। तो आप लोग का कमेंट मुझे आना चाहिए, और साथ ही साथ आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लग रही है कि नहीं वो भी मुझे ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हो आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल है उसको प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि क्लास की जो नोटिफिकेशन है ये आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। और चलिए आज को क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये झारखंड जेट का हमारा क्लास 2 है, जिसमें हम लोग को यूनिट 1 का जो टॉपिक है उसमें जो शास्त्रीय परंपराएं हैं उसके अंतर्गत शास्त्रीय सामाजिक परंपरा में हम लोग को मैक्स वेबर को पढ़ना होगा। तो मैक्स वेबर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जैसे इसी क्लास में कवर कर सकूँ। इसलिए आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठिए कि मैं जो जो बोल रही हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप में जुड़ने से क्या होगा कि इसका जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप में मैं सेंड कर दूंगी। इससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। तो उसका प्रोसेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि पेड ग्रुप ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको सोशियोलॉजी के कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी साथ ही साथ दिए जाएंगे, और प्लस आपको गाइडेंस भी मिलता रहेगा। तो देखिए, मैक्स वेबर का जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1864 थुरिंगा, जर्मनी का जो थुरिंगा था वहाँ पे इनकी जन्म हुई थी। और इनकी मृत्यु हुई थी 14 जून 1920 को। कार्ल मार्क्स का जो भूत है वो किसको कहा जाता है, तो मैक्स वेबर को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के नियम को, उनके जो रूल्स कौन फॉलो करते थे, मैक्स वेबर फॉलो करते थे, जिसके कारण इन्हें कार्ल मार्क्स का विकल्प के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जाति एक बंद वर्ग है। ये किसने कहा है, मैकइवर एवं पेज। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलती हूँ कि जाति एक बंद व्यवस्था है, ये किसने बात की है। ठीक है, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि जाति एक बंद व्यवस्था है, ये मुझे किसने बताया है। जिसका भी कमेंट सबसे पहले आएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी, और उनके आंसर को भी मैं पिन कर दूँगी, और साथ ही साथ फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी बता दूँगी कि क्या होगा। ठीक है, अब इन्होंने अपना जो शिक्षा ग्रहण किया था, इनका जो पीएचडी था वो था हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटी इन द मिडिल एज, यानी मध्यकाल में व्यापारिक संघों का इतिहास, जिसमें उन्होंने 1889 में पीएचडी को अपना कंप्लीट किया था। कब किया था, 1889 में कंप्लीट किया था। अब इन्होंने जो थ्योरी दी, तो थ्योरी किस में दी थी, अपने बुक्स में दी थी। इसलिए बुक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स को देखते हैं। पहले इनकी बुक है, फर्स्ट बुक है इनकी द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1904-1905 में। नेक्स्ट इनकी बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में। थर्ड इनकी बुक है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन 1920। फोर्थ है रिलीजन ऑफ इंडिया 1916-17 में इसकी रचना की गई थी। फिफ्थ है रिलीजन ऑफ चाइना 1916। सिक्स्थ है द सिटी 1922-24 और एंशिएंट जुडिशमेंट 1917। इसके बाद भी इन्होंने और बहुत सारी बुक्स की रचना की थी, जैसे द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925, मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949। ठीक है, तो ये सब किया था। मैक्स वेबर का जो थ्योरी है बहुत ही इनकी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, और इन्होंने अपना जो
थ्योरी की लिखावट की थी वो इन्हीं बुक्स में की थी, इसलिए बुक्स को आप लोग ज़रूर याद करके रखिएगा। अब इनकी थ्योरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इनकी सबसे पहली थ्योरी है सोशल एक्शन। कौन सी थ्योरी है? सोशल एक्शन इनकी सबसे पहली थ्योरी है, जिसमें इन्होंने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत के संदर्भ में बात की थी। और इनकी एक किस में बात की थी? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने अपने सोशल एक्शन थ्योरी के बारे में लिखा था। और ये किससे प्रभावित थे? तो डिल्थे व रिकर्ट से प्रभावित थे। किससे? डिल्थे और रिकर्ट से। जब बोल रहे हैं सामाजिक क्रिया, ठीक है, सोशल एक्शन का मतलब क्या होता है? सामाजिक क्रिया। इसमें जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब कोई क्रिया करते हैं, ठीक है, तो को क्रिया कर रहा है लेकिन कोई अर्थपूर्ण क्रिया करेगा तो उसको क्या बोला जाता है? सामाजिक क्रिया बोला जाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, चाहे कोई भी दो व्यक्ति, मान लीजिए जैसे आप लोग यहाँ पे यूट्यूब में क्लास कर रहे हैं, आप लोग क्लास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकें। आपका जो भी एग्ज़ाम है, जो भी आपका एम है, उसको आप क्लियर सकें। और हम जो यहाँ पे आपको आके पढ़ा रहे हैं, तो मेरा भी यही मोटो है कि मेरे द्वारा किसी का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए, मैं जो जानकारी दे रही हूँ वो किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो हम लोग दो हैं, दो क्या करें? कोई ना कोई अर्थपूर्ण ढंग से काम करें। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ऐसे ही आ रही हूँ, बोल रही हूँ, आप भी ऐसे ही आ गए हो और बिना मतलब का आप ऐसे ही देख लिए हो। ये कोई अर्थपूर्ण क्रिया नहीं होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति जो है वो साइकिल चला के जा रहा है, ठीक है, दोनों साइकिल चला के जा रहा है, दोनों का आपस में टक्कर हो जाता है। टक्कर हो जाने के बाद दोनों गिर जाता है, फिर अब उठता है, उठने के बाद साइकिल लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये सामाजिक क्रिया नहीं हुई, क्योंकि इन दोनों का तो आपस में मेल हुआ, लेकिन कोई अर्थपूर्ण काम नहीं हुआ। लेकिन जब वही दो व्यक्ति आपस में जो टकराए, वो उठने के बाद या तो एक दूसरे को सॉरी बोलते या फिर झगड़ा करते, कुछ भी हो सकता था, तो वो क्या हो जाएगा? सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आपका आ जाएगा। यानी कि हम इसको समझ सकते हैं, इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से होंगे? कर्ता जो है कोई अर्थ के अनुसार काम करता हो, उसके अंतर्गत चेतना मौजूद हो, ठीक है, और वो क्या कोई भी जो काम कर रहा है वो किसी भी प्रभावित होकर नहीं काम कर रहा हो, ठीक है, वो कोई भी काम कर रहा है तो कोई एक सामाजिक क्रिया के अनुसार किसी को फॉलो नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति छाता लेके निकला है तो हम भी उस छाता लेके निकल जाए, उसको देखा देखी करें। हमारा छाता लेना जरूर कोई एक अर्थपूर्ण क्रिया हो, या तो बारिश हो रही हो या तेज धूप हो जिसके कारण हमने छाता का यूज़ किया है, ठीक है। किसी को फॉलो, अंधभक्ति हमें नहीं करना है, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगा। ये था इनका सोशल एक्शन का थ्योरी। आई होप आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। सामाजिक क्रिया के इन्होंने 4 प्रकार के लक्ष्य बताए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार बताए हैं। पहला है तार्किक क्रिया, जिसको लक्ष्य बोला जाता है। इसमें मान लीजिए हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना, उदाहरण दिया कि आप लोग यूट्यूब पे आए हैं तो आपका ये लक्ष्य है, ठीक है, आप उस लक्ष्य को प्राप्ति करना चाहते हैं, नौकरी लगने के लिए, कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हो इसके लिए। फिर सेकेंड है मूल्यांकन क्रिया, अर्थात तार्किकता के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि कोई तर्क रहता है, ठीक है, वैल्यू से जब रिलेट कोई होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे देश के जो सिपाही होते हैं वो देश के लिए अपना बलिदान दे देते हैं, तो ये उनका कोई अर्थ मूल्यांकन मूल्य से जुड़ा हुआ है, वैल्यू से जुड़ा हुआ है कि हम अपना देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिए हैं, ठीक है, हम देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। उसी प्रकार से जो प्राचीन काल में सती प्रथा प्रचलित था, वो क्या था? वो वैल्यू से रिलेटेड था, ठीक है। तो उस प्रकार का जो क्रिया होगा वो मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, यानी तार्किक क्रिया के अंतर्गत आएगा। थर्ड जो उन्होंने क्रिया बताया है वो है भावात्मक, अर्थात इसमें संवेग, मनोभाव, फीलिंग्स जो होंगे वो जुड़े हुए होंगे। जैसे माँ और बच्चे का जो क्रिया, दो जन है, दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो कर्म है, जो क्रिया है, वो किससे है? तो भावना से जुड़ा हुआ है, फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे बच्चा कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसका पीठ थपथपाया जाता है, तो वो क्या है? एक फीलिंग्स, एक संवेग है,
ठीक है। फोर्थ उन्होंने जो सामाजिक क्रिया के बारे में बताई है वो है जैसे हमारे प्रथा होंगे, हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपरा कि आप देखे होंगे कि आपके घर में जब कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो आप उनको प्रणाम करते हैं, आपका देखा देखी करके आपके बच्चे भी प्रणाम करते हैं। तो ये जो प्रथा है ये किसके अंतर्गत आ जाएगी? परंपरागत के अंतर्गत, सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो ये था इनका सामाजिक क्रिया कि हम सोसाइटी के अंतर्गत रह के जो कुछ भी काम करते हुए इन्हीं 4 रूल्स को फॉलो करते हुए करते हैं। फिर सेकेंड इनकी जो थ्योरी है वो है वर्सटेहन मेथड, जिसको कि सामान्य परक अध्ययन भी बोला जाता है। ठीक है, और वर्सटेहन मेथड को भी बोला जाता है आपका युक्ति संगत सिद्धांत भी बोला जाता है। ये इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अपनी इस थ्योरी को दिया था। और थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन की रचना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी, जिसमें उन्होंने वर्सटेहन मेथड को दिया था। देखिए वर्सटेहन मेथड क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ के बारे में हमको जानकारी हासिल करनी है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप जाकर जो आदिम समाज है, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब लोगों के आपको रहन सहन को जानना होगा, तो या तो फिर आप गूगल में सर्च कीजिएगा या फिर बुक से पढ़िएगा। लेकिन अगर आप उस समाज में जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद उनके साथ रहकर, खुद मौजूद रहकर, उनके रीति रिवाज को फॉलो करते हुए, ठीक है, उनके परंपराओं को अपने आंखों से देखते हुए जब आप कोई विधि करते हैं तो उसी को बोला जाता है वर्सटेहन मेथड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि वर्सटेहन मेथड क्या है। नेक्स्ट इनकी थ्योरी है आइडियल टाइप यानी आदर्श प्रारूप, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अध्ययन ये जो आइडियल टाइप है इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खिम प्रत्यक्षवाद के समर्थक थे, उसी प्रकार से मैक्स वेबर आदर्श प्रारूप का अध्ययन के रूप में लेते हैं। आदर्श प्रारूप होता है कि कोई भी परिस्थिति की हम जब कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी परिस्थिति हुआ उसकी जब हमारे द्वारा कल्पना की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? आदर्श प्रारूप बोला जाता है। देखिएगा कि हमारा जो समाज है, ठीक है, उसमें जब घर में शादी होता है किसी बेटे का, तो बहू की ये कल्पना की जाती है कि इस प्रकार का आदर्श बहू होगी। क्या होगी? तो वो देखने में जैसे अच्छी हो, सुशील हो, घर का सारा काम जानती हो, बाहर का भी काम कर सके, उसका स्वभाव जो हो वो नम्र धीर हो। तो ये जो कल्पना होते थे, क्या 100% सबका जो सोच है वो पूरा होता है? कुछ ना कुछ रहता है। या फिर लड़की भी जो सोच कर आती है कि उसका ससुराल ऐसा होगा ऐसा होगा, तो क्या वो 100% पूरा होता है? ठीक है, तो ये जो कल्पना है, ठीक है, एक आदर्श कोई चीज़ के बारे में सोच लेना, इसी को क्या बोला जाता है? आदर्श प्रारूप बोला जाता है। तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी थी? तो मैक्स वेबर ने दी थी। नेक्स्ट इनकी थ्योरी है पावर एंड अथॉरिटी यानी सत्ता और शक्ति। ठीक है, सत्ता, अथॉरिटी मतलब सत्ता हो गया और पावर मतलब हो गया शक्ति। इसमें इन्होंने 2 प्रकार के पावर एंड अथॉरिटी के बारे में बात की है। वे 2 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? वैध और अवैध। ठीक है, देखिए वैध और अवैध में हम समझते हैं कि मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति आपको आके बोलेगा कि गाड़ी रोको, ठीक है, तो आप क्या रुक जाएंगे? उसका बात को मान लेंगे? नहीं मानेंगे, आप उससे झगड़ा करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि वो अवैध तरीके से बोल रहा है। लेकिन अगर आप वही गाड़ी लेकर जा रहे हैं और कोई ट्रैफिक पुलिस या पुलिस आकर आपको रोकता है, ठीक है, तो आप रुक जाएंगे क्योंकि वो वैध है, उसके पास ये पावर है, उसके पास ये शक्ति है कि वो आपको रोक सकता है। ठीक है, और या फिर हम उसी का बात मानेंगे कि जिसके पास थोड़ी पावर अधिक रहती है, जैसे मान लीजिए कोई नेता हो गए या फिर जो दबंग व्यक्ति हो गए, ठीक है, तो उसका बात को हम मान के भी रुक सकते हैं। लेकिन ऐसे राह चलते कोई व्यक्ति रुकेगा तो क्या रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, तो सत्ता के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। तर्क विधिक सत्ता, दूसरा परंपरागत या प्रत्यसत्ता, और तीसरा है करिश्माई सत्ता।
तर्क विधिक सत्ता में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऑफिस के काम करने के अंतर्गत जो ऑफिसर्स होते, जो अपग्रेड ऑफिसर होते, वो आपको अगर कोई काम बोलते तो आप उनकी बात को सुनते हैं। परंपरागत और पितृ सत्ता में जैसे परिवार का जो मुखिया हो गया, राजा हो गया, सरदार हो गया, तो उन सभी के बातों को माना जाता है। और थर्ड जो हो गया पावर ऑथोरिटी में, वो है करिश्माई या चमत्कार। जैसे मान लीजिए कोई धर्म गुरु हो गए, कोई जादूगर हो गया, जैसे महात्मा गांधी की बातों को सब कोई फॉलो करते थे, कोई करिश्माई पावर के व्यक्ति थे, ठीक है, तो उनकी बातों को जो फॉलो करते थे वो करिश्माई सत्ता के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे बिरसा मुंडा हो गए, इनकी बातों को फॉलो किया जाता था, वो करिश्माई सत्ता के अंतर्गत आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के सत्ता को उन्होंने वर्गीकृत किया था, किन्होंने, तो मैक्स वेबर ने, ठीक है। ये तो मैक्स वेबर का जन्म तो हुआ था जर्मनी में, ठीक है। भारत का मैक्स वेबर किसको बोला जाता है पता है? भारत का मैक्स वेबर बोला जाता है आपको आंद्रे बेटे को, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो ब्यूरोक्रेसी हम लोग यहाँ पे देखें ना कि पावर के अंतर्गत पहला जो बात आ गया ब्यूरोक्रेसी का, तो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, यानी नौकरशाही। ये सिद्धांत सबसे पहले दिया था डी गवर्नर ने अपना युक्ति संगत सिद्धांत में। ये क्या होता है, इसमें एक यह विशेषता रहता है कि कोई जो संस्था होगी उसमें कोई विधिक नियम कानून होगा, कोई व्यवस्था होगी, श्रम का विभाजन हुआ होगा, लोगों को अपने वेतन मिले हुए होंगे। देखते हैं ना हर जगह पे, मान लीजिए आप स्कूल कॉलेज में ही जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है, एक संस्था रहेगी, एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके अंतर्गत प्रिंसिपल रहेंगे, हर सब्जेक्ट के लिए आपका अलग अलग टीचर रहते हैं जो कि अपना सब्जेक्ट में जो मास्टर रहते हैं वो उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। सबका अपना क्वालिफिकेशंस के हिसाब से सबको पेमेंट दिया जाता है, सबके अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसको वो सब कोई फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार का जो कानूनिक वैधानिक जो एक विधान होता है, एक संस्था होती है, उसी को बोला जाता है नौकरशाही, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो थ्योरी दी है सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, इसमें इन्होंने वर्ग, परिस्थिति और शक्ति 3 इसके आधार बताए हैं। वर्ग, परिस्थिति और शक्ति, ये 3 आधार पर इन्होंने इसकी बात की है। क्लास, स्टेटस एंड पावर, जिसमें आपका वर्ग के अंतर्गत हो गया आपका जीवन अवसर, आर्थिक स्थिति और बाजार दशाएं, ठीक है। फिर इन्होंने संपत्ति वर्ग, उपलब्धि वर्ग और मध्यम वर्ग के बारे में भी बात की है अपना सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत। एक और इनकी थ्योरी है, इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस बुक की जो इन्होंने रचना की है, इसमें इन्होंने धर्म का समाजशास्त्र के बारे में बात की है। और धर्म के समाजशास्त्र के बारे में बात करते हुए इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया था। कितने धर्मों का अध्ययन किया ना? 6 धर्मों का। वे 6 धर्म कौन कौन से हैं आप लोग नोट कर लीजिए, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, हिंदू, बौद्ध और कन्फ्यूशियस, ठीक है, जो चाइना का धर्म है कन्फ्यूशियस धर्म, इसका इन्होंने अपने इसी पुस्तक में किया था। तो आई होप आप लोगों को आज की थोड़ी अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी और इसका जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।